अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कुवैत टीचिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं वहाँ पे एज ए मेडिकल एंड कैंसर स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। अभी कुछ अरसे इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद रमज़ान आने वाला है और इसमें अक्सर जो मरीज़ होते हैं, जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं, उनका एक कंसर्न पाया जाता है या वो हमसे सवालात पूछते हैं कि हम रोज़े रखें या ना रखें। और उनको ये टेंशन होती है या परेशानी होती है कि अगर हम रोज़े रख लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल दिन के टाइम कम होने का चांस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कुछ अक्सर मरीज़ रोज़े रखते नहीं या कुछ दरमियान में स्किप कर लेते हैं। तो इस बारे में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गाइड कर लूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। रमज़ान आपको पता है कि हमारे जो इस्लामी महीनों का एक बहुत अहम महीना है। इसमें हम तकरीबन 30 डेज़ या 29 डेज़ रोज़े रखते हैं और दीनी लिहाज से ये हमें जिस तरह उलमा ने बताया या हमारे हुस्न ने बताया कि ये रूह की पाकीज़गी का अमल है। इससे बंदे के जो बॉडी होती है वो मेंटेन रहती है, बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होती है वो ठीक हो जाती है और इंसान अल्लाह ताला की तरफ ज़रा करीब हो जाता है। तो रमज़ान के रोज़े के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, वो आपको उलमा ने बताया भी होगा और वो आप उलमा से पूछ सकते हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको रमज़ान में जो शुगर वाले मरीज़ों के जो क्वेश्चंस होते हैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनका जो बेसिकली या तो दो किस्म के होते हैं। आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया था, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं जिनकी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन नहीं होती और उनका उसकी वजह से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और वो 100% इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जिनमें बॉडी में इंसुलिन तो होती है, लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो इतनी मिकदार में नहीं होता या वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता कि वो बॉडी के शुगर लेवल को कम कर सके। तो बेसिकली दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। अब इसमें रमज़ान में मरीज़ क्या करें, तो इसमें बेसिकली एक इंटरनेशनली जो शुगर की एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है। तो उसमें कहा था रमज़ान न्यूट्रिशनल प्लान और मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो जो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है शुगर वाले मरीज़ों के लिए, उसका जो इम्पॉर्टेंट मकसद होता है कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर ले, मरीज़ की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ले, उसके वेट को रिड्यूस कर ले और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और इसका जो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी का फ़ायदा क्या है कि शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बॉडी में उसको कम किया जाता है, मरीज़ बेटर तरीके से अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लेता है और चेक कर लेता है और वो अफ्तारी के बाद और सहरी के बाद जो है चेक कर लेता है, क्योंकि इसमें जो रमज़ान होता है उसमें ये जो टाइमिंग होती है ज़रा चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी जो होता है उसके जो मकासद है वो क्या है कि मरीज़ जो शुगर वाला मरीज़ है वो रमज़ान के दौरान भी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है ख़ुराक की, न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, उसको मुनासिब मकदार में ले, ना ज़्यादा ले ले या ना कम ले ले। ज़्यादा लेगा तो उससे शुगर के और दिल के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं और कम लेगा तो उससे शुगर लेवल कम हो सकता है और ना चाहते वेट लॉस हो सकता है, जो एक नुकसान की बात है। तो एक बैलेंस आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेते हैं। दूसरी बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स की, अब मरीज़ को ये कहा जाता है इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने लेने हैं, तो उसका उनको तरीका बता देते हैं कि सुबह कितने लेने हैं और सहरी के टाइम कितने लेने हैं और अफ्तारी के टाइम कितने लेने हैं। और जिन मरीज़ों ने वेट रिड्यूस करना है उनके लिए एक प्लान दिया जाता है। और इसके साथ जिन लोगों के साथ इसके अलावा जो बीमारी होती है, उनको गुर्दों का मसला है या दिल का मसला है, तो उसके बीमारियों को मद्देनज़र रख के एक प्लान दिया जाता है कि क्या करना चाहिए। अच्छा तरीक़ाकार क्या है? बेहतर है कि जो शुगर वाले मरीज़ है वो रमज़ान शुरू होने से पहले अपने जो डॉक्टर होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उससे मिल ले और उसके साथ एक प्लान डिस्कस कर ले। शुरू में उसके वो सारे टेस्ट करा ले कि इस टाइम मेरा शुगर लेवल कितना है, खाने से पहले, खाने के बाद, 2 घंटे बाद। और दूसरी बात है कि HbA1c करा ले कि पिछले 3 महीने मेरा शुगर लेवल क्या था, कोलेस्ट्रॉल लेवल करा ले, ECG करा ले
आंखों के टेस्ट करा ले कि पहली बात है कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल कितना था, और वो उसकी कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं हुई। उससे क्या होगा कि डॉक्टर को अंदाज़ा होगा कि इसका कंट्रोल कितना है, तो वो आगे उसके साथ प्लान डिस्कस कर लेगा। दूसरी बात है कि डॉक्टर जो होगा वो उसकी जो मेडिकेशन है जो रमज़ान में वो उसको एडजस्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक मरीज़ रमज़ान में मुकम्मल कोलेस्ट्रॉल अवॉइड कर ले तो उसकी जो कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन है उसको कम कर लेगा, वो वाले मेडिसिन कम कर लेगा जो हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, जिस तरह ग्लिमेप्राइड हो गया, गेट्रेल गोली हो गई, वो शुगर लेवल कम कर लेती तो डॉक्टर उसको चेंज कर लेगा, क्योंकि अगर डे टाइम पे उसकी शुगर लेवल गेट्रेल की वजह से कम हो गया तो उसका नुकसान होगा। तो और दूसरी बात है वो मरीज़ जो डायबिटिक होंगे और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उसको डॉक्टर एक डाइट प्लान दे देगा कि आपको इस तरीके से इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका वेट रिडक्शन हो जाएगी। ये डॉक्टर के साथ प्लान डिस्कस करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि जो कंसर्न्स होते हैं मरीज़ों को कि रमज़ान में मरीज़ों को क्या टेंशन होती है कि हमें क्या क्या ना हो जाए, जो रिस्क के हेल्थ कंसर्न है मरीज़ों के वो क्या है, या तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया से कहा जाता है, शुगर लेवल कम हो सकता है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। गर्मी में रोज़े आ जाते तो पानी बंदा पी नहीं सकता तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, बदन में पानी की कमी आ जाती है, नमकियात की कमी आ जाती है, और पानी की कमी की वजह से किडनी पे असर पड़ता है जिसे रीनल फेलियर कहा जाता है। और या रमज़ान में जो कुछ लोग होते हैं वो ओवर ईटिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना सहरी और अफ्तारे में खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उसका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं, मतलब रमज़ान में प्रॉब्लम्स क्या हमारे जो मरीज़ है उनके क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाते हैं। पहली बात है कि मरीज़ खाना बहुत ज़्यादा अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब मैं ट्रेनिंग में काम करता तो अक्सर मरीज़ हमारे पास अफ्तारी के बाद कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाते, किसी को वॉमिटिंग हो रही थी, किसी को पेट का दर्द हो रहा होता था, क्योंकि वो या जिन डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल बहुत बड़ा होता था क्योंकि उन्होंने अफ्तारी में जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा खाया होता था, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होता। दूसरी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं सहरी में, अफ्तारी में उसका शुगर लेवल इसकी वजह से बढ़ जाता है। तीसरा ये कि वो जो अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले टाइम टू टाइम मीठा खाना शुरू कर लेते हैं, डेज़र्ट जैसे कहते हैं, बेकरी हो गया, बिस्किट हो गया, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर लेते हैं जिसकी वजह से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। और फिर मरीज़ क्या है कि वो बहुत ज़्यादा मरीज़ खाना बहुत, जब ये अफ्तारी के टाइम क्योंकि इंसान को भूख लगी होती है, इंसान बेसब्र है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी खाना शुरू कर लेता है, तो वो जल्दी खाने की वजह से उसको ये नहीं अंदाज़ा आता कि मेरी भूख मिट गई कि नहीं, तो वो ओवर ईटिंग कर लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता है जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म में उसका वेट गेन होता है। और कुछ लोग होते हैं कि वो सहरी में उठ नहीं सकते, तो ये जो शुगर वाले पेशेंट थे तो वो अपनी जो सहरी उसको छोड़ देते, तो सहरी छोड़ने का ये मसला है कि फिर दिन के टाइम उनका शुगर लेवल कम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और दूसरी बात है कि रमज़ान में जो एक्टिविटी का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, उसका खाने का जो रूटीन है, नींद की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो या तो उसका वेट गेन हो जाता है या नींद की कमी हो जाती है और उसकी वजह से नींद का जो लॉन्ग टर्म कमी का मसला होता है वो फिर दिल को और बाकी अमराज को जन्म देता है। अच्छा, फिर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्लान है? उनके लिए बेहतर ये है कि उनका ऐसे डॉक्टर उनको प्लान देता है कि उनका पर वीक 1 kg वज़न कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुकम्मल अपने आप को वो क्या कहते हैं कि माउथ को ज़िप कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, उससे उनका ग्रॉसली वेट कम हो जाता है। और दूसरी उसके जो ग्रॉसली वेट कम होने के अपने नुकसान हैं, और वेट इंक्रीज़ करने के तो आपको इल्म है कि ओबेसिटी करता है, और ओबेसिटी से दिल और फालिज और हर चीज़ के जो बीमारियाँ थी वो जन्म ले लेती हैं। फिर उसके लिए एक डाइट प्लान ये है कि मैं अभी पिक्चर आप देख लें कि उसमें क्या है कि जो मेल और फीमेल में ज़रा ख़ुराक में और बॉडी की रिक्वायरमेंट में फ़र्क होता है। तो मर्दों के लिए कि अगर वो 1800 किलो कैलोरी से कम डाइट लेते हैं तो उनका वेट लॉस होगा। जो फीमेल जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है वो अगर 1500 कैलोरी से कम डाइट लेते हैं तो उनका वेट लॉस होगा, और जिनकी हाइट 5 फीट से कम है
तो 1200 कैलोरी से कम ले तो उनका वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि जो खाने के जो रमज़ान न्यूट्रिशन प्लान के जो 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें पहले ये कि एडिक्वेट बंदा कैलोरीज ले ले। बंदा जो है ना, जो उनको खाना लेता है उसमें जो एनर्जी वैल्यू होती है, कैलोरीज जिसे कहते हैं, वो कितना लेना है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल जो वेट मेंटेनेंस मर्दों के लिए होता है, उसमें जो कैलोरीज की मकदार होती है वो 1800 से 2200 कैलोरीज है। जो औरतें होती जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, उनके लिए डेली वेट मेंटेनेंस की जो कैलोरीज है वो 1500 टू 2000 कैलोरीज पर डे है। और फीमेल जिनकी हाइट 5 फीट से कम होती है, वो उनका 1500 कैलोरीज है। ये वो कैलोरीज या वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है जिससे बंदे का वेट मेंटेन रहता है। मतलब अगर एक और मेल या फीमेल है जिनका वेट 60 या 70 kg है, तो वो इस डाइटरी जो प्लान है उसको फॉलो करके 60-70 ही रहेगा। अच्छा, अब अगर पेशेंट ने वेट लॉस करना है तो उसके लिए मेल्स की कैलोरीज वो उसने 1800 कैलोरी से कम कर देने हैं। फीमेल जो जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, उनके लिए 1500 कैलोरीज है पर डे। और फीमेल फीमेल जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, उनके लिए 1200 कैलोरीज पर डे से उनकी डाइट कम होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये कि कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट ने किस प्लान से लेनी, मतलब सुबह कितना लेना है, शाम को कितना लेना है, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो कितने हिसाब से। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली जो शुगर के मेन कंपोनेंट है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। उसमें अगर आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम पेशेंट को अपनी जो टोटल खाने का जो प्लान है उसमें से 30 to 40%, 30 से 40% उसने कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। और इफ़्तार के टाइम पे उसने 10 to 20%, 10 से 20% जो स्नैक्स होते हैं, जो खाने के बाद जो छोटी मोटी हम खाते रहते हैं अफ्तारी के से लेके सहरी तक, और जो प्रॉपर अफ्तारी उसमें 40 से 50% उसने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करनी है। और जो स्नैक्स होते हैं, हैवी स्नैक्स, जिस तरह हम टाइम टू टाइम कोई बर्गर खा लिया, कोई चिप्स खा लिए, इस तरह की चीज़ें होती है, उसमें 10 to 20% वो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर सकता है। अब ये आप देख सकते हैं कि जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है और वो जो एनर्जी करेंसी है उसमें कितनी कैलोरीज डेली होनी चाहिए, और वेट लॉस के लिए कितनी होनी चाहिए। तो ये उसी जो बात कही है उसका सीक्वल है कि 1200 कैलोरीज जो है ना, अगर फ़र्ज़ करे पे फीमेल की हाइट 5 फीट से कम है, तो वो 1200 से उसकी जो कैलोरीज पर डे से कम होती है, तो उसका वेट रिडक्शन होते हैं। और अगर फीमेल की हाइट 5 फीट से कम है और वो 1500 कैलोरीज जो है ना लेती है पर डे, तो उसका वेट उसे मेंटेन रहता है। लेकिन अगर 1500 कैलोरीज पर डे पेशेंट लेता है और उसकी हाइट मोर देन 5 फीट है, तो उससे उसका वेट लॉस होगा। इसका ये मतलब है कि जितनी हाइट ज़ाहिर बात है कम होती है, तो उस तरह एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, तो उन लोगों को कम एनर्जी लेनी होती है वेट लॉस के लिए या मेंटेनेंस के लिए। और जिनकी हाइट ज़्यादा होती है या उनको उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होता है, उनके जो सेल की रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी कैलोरीज की जो मकदार है वो भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर 1800 कैलोरीज पर डे एक आदमी ले, तो वो जिन औरतों का हाइट मोर देन 5 फीट है उनके लिए एक मेंटेनेंस मॉडल है ये जो डाइट है। और अगर ये और वेट रिडक्शन, ये मेल्स के लिए वेट रिडक्शन है अगर उनकी उन्होंने वेट डिक्रीज़ करना है। और 2000 कैलोरी से अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा लेता है तो उसका वेट गेन इससे होता है। अच्छा, अब जो है ना, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वही बात है कि मैंने आपको इतना बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, क्या इसको कितनी मकदार में लेनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स 30 से 40% खाने का हिस्सा हो, फैट्स है ना वो भी तकरीबन 30 से 40% हो, और फैट्स 10 to 15% हो जो चर्बी होती है। अब जहन में ये सवाल आता है कि ये तो एक जनरल आइडिया है, हम खाए क्या, मतलब क्या चीज़ें खा सकते हैं,
कौन कौन से खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन कौन से खाने हैं जिसमें फैट्स है या प्रोटीन्स हैं। तो ये जो एक डाइट प्लान है, कार्बोहाइड्रेट्स पर डे 130 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, और ये तकरीबन वही मैंने आपको बताया कि 40 से 50% डाइट इनटेक होने चाहिए। और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स का ये फ़ायदा है कि आपको जो कैलोरीज देता है, जो आपकी जो ब्लड शुगर को एक किस्म का मेंटेन रखता है अगर वो एक ख़ास मकदार में ले जाए। अच्छा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स में लेनी कौन सी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स तो हो, निशास्ता मीठा निशास्ता हो या ग्लूकोज तो हो, लेकिन उसकी शुगर बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो इसमें जो होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स का मतलब जौ हो गया, गंदम हो गया, मकई हो गया, ये जो चीज़ें हैं जो प्रोसेस नहीं है, जो फैक्ट्री से प्रोसेसिंग होती है उस तरह की ना हो। और होल ग्रेन्स के मुकाबले में जो रिफ़ाइंड, इसके अगेंस्ट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं रिफ़ाइंड ग्रेन। रिफ़ाइंड ग्रेन्स वो होते हैं जो फैक्ट्री से हो के प्रोसेस हो के आते हैं। जिस तरह फैक्ट्री से आप देख लेते हैं जो आटा होता है फैक्ट्री का, फ्लोर मिल्स का, या जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती है, केक, पेस्ट्री वगैरह, ये रिफ़ाइंड ग्रेन्स होते हैं, उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट लेग्यूम्स ले सकता है। लेग्यूम्स क्या होते? दालें, मसूर की दाल हो गई, या लोबिया हो गया, या चने हो गए, ये पेशेंट ले सकता है। और साथ फ्रूट ले सकता है, वेजिटेबल ले सकता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका शुगर बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है जिसे, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और मरीज़ को चाहिए कि वो जो मैंने आपको बताया कि रिफ़ाइंड जो ग्रेन्स होते हैं फैक्ट्री से हो के जो प्रोसेस आते हैं, या बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स लेनी कितनी चाहिए? 20 से 30 ग्राम पर डे इसको कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए, जो तकरीबन 14 ग्राम पर डे बनता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये बंदे की भूख जल्दी जो है ना मिटा देता है जब बंदा कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो जो अगर किसी का शुगर कम भी हो रहा हो तो ये उसको उसी टाइम पे शुगर लेवल को बराबर कर लेता है। अच्छा, सेकंड पे आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और मैं अक्सर मरीज़ को कहता हूँ कि प्रोटीन वो चीज़ है कि आपको जो सामने बॉडी में जो नज़र आ रहा है ये सारा का सारा प्रोटीन है। स्किन हो गया, गोश्त हो गया, ये ये फेस के मसल्स हो गए, हड्डियों पे जो मसल्स है, सारे जो प्रोटीन, पेट के अंदर जो सारे मसल्स है, आंतें वगैरह, ये तकरीबन सारे प्रोटीन्स है। इसलिए प्रोटीन बॉडी का एक अहम ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसको लेना क्या है कि किस तरह लेना चाहिए कि 1.2 ग्राम, मतलब 1 ग्राम पर केजी बंदा पेशेंट ले सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक मरीज़ की वेट 70 केजी है तो वो 70 ग्राम तक प्रोटीन ले सकता है, या 70 हो गया या 80 हो गया। और ये खाने का जो उसकी प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये खाने का 20 से 30% पार्ट इसका होना चाहिए। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है बॉडी का। और दूसरी बात है कि ऐसे बंदे की जो भूख है वो बड़ी जल्दी मिट जाती है। इंसान को मतलब जल्दी वो जो भूख की फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाती है, अर्ली सेटाइटी उसे कहा जाता है। और दूसरी बात है कि ये बॉडी को मेंटेन रखता है, बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के जो खुलियों को अपना जो फंक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर ये प्रोटीन्स क्या है? ये फ़िश मीट हो गया, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चिकन वगैरह हो गए, और साथ नट्स हो गए, नट्स मीन के बादाम हो गए या काजू हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये और दालें, ये प्रोटीन्स के एक पार्ट है। फिर लेना कौन सा नहीं चाहिए, किन प्रोटीन्स को अवॉइड करना चाहिए? उसमें जो रेड मीट है, बड़ा गोश्त जैसे हम अल्फाज में कहा जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो दिल के जो प्रॉब्लम्स है उसको इंक्रीज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है, दिल की शरीयानी को बंद करता है, जिससे हार्ट अटैक और जो फालिज के कॉम्प्लिकेशंस है उसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर थर्ड पे आता है फैट्स, चर्बी जिसे कहते हैं, जिसे हम आमतौर पे बहुत ज़्यादा डरते हैं और मरीज़ सोचते हैं कि किसी किस्म की चर्बी उसे लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हालांकि ये भी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको खाने का जो पार्ट है उसमें 30% तक आपके फ़ैट्स होने चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें फ़ैट्स ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ़ैट्स ले रहे,
उस पे फ़ैसला होता है कि कोई चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली है फ़ैट्स की, या वो आपको नुकसान देने वाली है। और लेना किस तरह चाहिए कि लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। और बेहतर है कि बंदा वो चीज़ इस्तेमाल करे जिसमें फ़ैट्स, एक ख़ास किस्म का फ़ैट्स होता है जिसे HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड, जो एक गुड फैट समझा जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में उसको कम करता है और दिल के जो अटैक जो है ना उसके कम्प्लिकेशंस को भी कम कर लेता है। या ओमेगा 3, ये भी कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करता है और दिल की जो हार्ट अटैक, MI वगैरह हो गया, फालिज, उसके रिस्क को कम कर लेते हैं। तो बेहतर है कि वो बंदा लें। उसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक तो उसमें है ओलिव ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, या सार्डिन जो फ़िश का ऑयल होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जो घी है, जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, घी हो गया या रेड मीट हो गया, बीफ हो गया, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये एक जो सामने तस्वीर में नज़र है, इसे कहते हैं रमज़ान प्लेट, मतलब शुगर के मरीज़ों के लिए, कि उसको आमतौर पे क्या चीज़ लेनी चाहिए अफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे। और उसमें जो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स 40% होने चाहिए, प्रोटीन 10-20% होने चाहिए, फैट्स 30% होने चाहिए। तो ये वो किस तरह एक प्लेट में सर्व करके कह सकता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स या जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इससे पूरी भी हो रही है और मेरे शुगर का जो रिस्क है वो भी कम हो रहा है। तो इसमें आप देख ले कि मरीज़ को चाहिए कि पहले से सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 गिलास या 3 गिलास पानी पिए, फ्रूट का एक स्लाइस, एक टुकड़ा या 2 टुकड़े ले, और जो उसकी प्लेट है उसमें ये वेजिटेबल्स होने चाहिए, सब्ज़ियाँ वगैरह वो 1 कप होनी चाहिए, गोश्त का 1 टुकड़ा होना चाहिए, और उसके प्लेट में लोबिया होना चाहिए। लोबिया हो गया, पल्सेस हो गई या मटर हो गए, और होल ग्रेन जिसे है वो होना चाहिए, जिसमें आटा हो गया या मकई हो गई या जौ हो गया। अच्छा, फिर मरीज़ को जो आपको मैं इसी तरह जो अभी बात बता रहा था कि रमज़ान डाइट प्लान का जो 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि शुगर जो मीठे चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। कन्फेक्शनरीज, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, पेस्ट्री हो गए, केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मरीज़ को वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो मीठी चीज़ें खानी चाहिए जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल, जिसमें शुगर की मिकदार कम होती है या शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है उसकी कम होती है। तो उसमें क्या है कि होल ग्रेन, आपको मैंने बताया था, होल ग्रेन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, गंदम हो गया, मकई हो गया, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है तो वो खानी चाहिए। इसके मुकाबले में जो बेकरी प्रोडक्ट्स है या जो मिल्क का आटा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर मरीज़ को काफ़ी हद तक पानी पीना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखनी चाहिए। इसका तो एक तो फ़ायदा है कि जो दिन भर में पानी की कमी आई होती है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात है इसके अलावा कि जो पेशेंट का जो गुर्दों पे असरात होने का चांस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और मरीज़ को चाहिए कि वो ड्रिंक्स जो होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोक हो गया, सोडा हो गया, या जो कैन फूड्स होते, कैन जूसेस होते हैं, उसके अवॉइड करना चाहिए। इसके मुकाबले में जो नॉन शुगर वाले जूसेस है, जिस तरह लाइम वाटर हो गया, नींबू का पानी वगैरह, वो इस्तेमाल कर सकता है। और मरीज़ को जो एक इसमें तरीका है कि जिन लोगों को ये टेंशन है कि हमारे जो दिन के टाइम शुगर लेवल कम होना चाहिए, तो उनको चाहिए कि जो सहरी है वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे कर ले और उसमें कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ले ले, ब्रेड ले ले, साथ जो ना डिफरेंट जो आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बताए थे, वेजिटेबल्स हो गए, उनको लेना चाहिए। फिर अच्छा, अफ्तारी में फिर मरीज़ को क्या करना चाहिए कि वो पहले जब अफ्तारी शुरू कर ले, पहले पानी पी ले, 1-2 खजूर खा ले। जब उसका क्या होगा कि इमरजेंसी उसका जो शुगर वाला लेवल है वो उस टाइम मेंटेन हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ का कम हो तो वो मेंटेन हो जाता है। और इसके अलावा अगर वो स्नैक्स लेता है जो दरमियान में, आपको मैंने बताया जिस तरह फ्राइज़ हो गए,
या ये छोटे मोटे मीठी चीज़ें हो गई, अगर वो लेते हैं तो वो उस तरह की चीज़ें ले जिसमें जो कैलोरीज होती है वो 1 से 200 कैलोरीज जो है ना होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये शुगर के बारे में एक जनरल एक डाइट प्लान था। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।